नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी अक्सर हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हस्तकला में कई प्रकार की इसमें कलाएँ आ जाती है, यानी ऐसे काम जो हाथ की कारीगरी से तैयार होते हैं या उनमें मशीनों का रोल ना हो कि हाथ का रोल भी बहुत ज़्यादा उसमें होता हो, इस टाइप का। तो हस्तकला में भी क्या है, कई प्रकार की कलाएँ हैं। तो उसमें एक हम कला है जैसे चित्रकारी की कला, तो इस हम वीडियो क्लास में देखेंगे। हस्तकला में चित्रकारी की कला, देखो चित्रकला जो है ना, पेंटिंग्स, वो तो अलग विषय है, जैसे मेवाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल। ये चित्रकारी की कला का मतलब ये हुआ कि अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग आपने देखा होगा, आपके जैसे बुजुर्ग वगैरह को आपने देखा होगा, हाथ के ऊपर नाम लिखा रहता है, कोई ओम लिखाता है, कोई कुछ लिखाता है, तो वो भी एक कला है ना। तो जैसे गोदना कला उसको बोलते हैं। ऐसे जैसे मान लो पशुओं के ऊपर कोई कलाकारी कर दी, ठीक है, कपड़े के ऊपर कोई कलाकारी कर दी। तो जैसे मान लीजिए फड़ कला, फड़ यानी जो फड़ वाचन जो है लोक देवी देवता की, जैसे पाबू जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है, भैंसासुर की फड़ है, रामदला कृष्णदला की फड़ है, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की भी फड़ जो है वो तैयार कर दी गई। मतलब उसमें कपड़ा है, कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो हम इस पूरी क्लास में एकदम अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे ताकि आप दोबारा जो है कभी कोई कन्फ्यूज़न हो ही नहीं और आप परीक्षा में सीधे प्रश्न को पहचान के उसका उत्तर सही कर सको। तो इसमें जैसे कपड़े के ऊपर चित्रकारी हो गई, हाथ के ऊपर चित्रकारी हो गई, बर्तनों के ऊपर चित्रकारी भी हो गई, बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन विज़ाइन बनाना, जैसे पोट्री कला कहते हैं, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री। दीवार के ऊपर कोई कलाकारी है, दीवार के ऊपर कुछ किया, जैसे गोबर की या कोई जैसे गौरी सर बनाते हैं, तो वो भी एक चित्रकारी है, कलाकारी है। सांझी कला आ गई। फर्श के ऊपर कोई कलाकारी कर रहे हैं, जैसे मान लो रंगोली बनाई, मांडना किया। अब जैसे मेहंदी की भी विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन होती है। तो इस प्रकार से हम इसमें जैसे सांझी हो गई, मांडना हो गए, ठीक है, रंगोली, हम उसको महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, राजस्थान में मांडना कहते हैं, फड़ कला हो गई। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आप चाहें तो इनको देख देख कर आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो हस्तकला, चित्रकारी की कला। तो सबसे पहले कपड़ों के ऊपर, कपड़ा जैसे बड़ा कोई थान है, कोई वस्त्र है, उसके ऊपर। तो कपड़ों के ऊपर चित्रकारी के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध है, उसे कहते हैं फड़ चित्रण। याद रखना, फड़। फड़ आपने अच्छे से कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुना है कि फड़ जो शब्द है ना, वो पट, पट का मतलब वस्त्र, या फिर पढ़, क्योंकि उसमें उसको देखते हैं और पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से ये बना है। इसमें क्या होता है, कपड़े के ऊपर जो है कोई लोक देवता है, लोक देवी है, उनके जो जीवन की जो गाथा है, जो शौर्य गाथा है, उनके जो कार्य है, उनको पौराणिक आख्यान को चित्रित किया जाता है। मतलब चित्र बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो जन्म हुआ, फिर वो बड़े हुए, घोड़े पे सवार होके जा रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, फिर उसको वो क्या है, गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं, और उसमें जो है उसके जीवन आख्यान को बताया जाता है। इसमें क्या होता है, देवियाँ जो है उनको नीले रंग में अक्सर, देवता है उनको लाल रंग में, साधु है तो उनको पीले या सफ़ेद वस्त्रों में, और राक्षस है उसको काले। तो आप नॉर्मली इस चीज़ को भी ध्यान में रख लेना। शाहपुरा जो है, भीलवाड़ा, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शाहपुरा का जो क्षेत्र है भीलवाड़ा, यहाँ पे फड़ चित्रकला के लिए जाना जाता है, और यहाँ का जो जोशी परिवार था वो फड़ चित्रण के लिए जो है वो कार्य करता था और करते हैं अभी भी। ये आप देख पा रहे हैं श्रीलाल जोशी, और आपको दिख रहा होगा जैसे कि यहाँ पे ये पन्ने को मोड़ा हुआ है, कपड़े को, जैसे कपड़े का थान होता ना वैसे। और ये देखो रंग जो है ना, ये प्लेट में रंग ले रखा है और रंग भर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं। ये है श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रण के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, इसी कारण इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो श्रीलाल जोशी ने इस कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, इस कारण इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। पार्वती जोशी का नाम भी आता है, तो महिला का नाम भी पूछा जा सकता है, पार्वती जोशी, जिन्होंने फड़ चित्रकला के क्षेत्र में कार्य किया। मतलब ये भी कलाकारी है ना, हर किसी के बस की बात तो है नहीं ना कि भाई फड़ को, मतलब इसमें डबल कलाकारी हो गई। एक तो कपड़े के ऊपर चित्र बनाने वाले कलाकार की कलाकारी, फिर उसको जो बाँच कर सुनाते हैं उनकी एक अलग अलग कलाकारी है, उसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं, फिर वो जैसे नृत्य वगैरह भी करते हैं। वो फड़ को बाँचने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं, भोपे कहलाते हैं, याद रखना, भोपे। फड़ ठंडी करना का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो फड़ पुरानी हो गई, ठीक है,
कई सालों से उसको बांध रहे हैं, तो फिर उसको ये तो नहीं सीधा फेंक देंगे, तो उसका एक तरीका होता है, क्योंकि देवता की फड़ है तो विधिवत तरीके से उसको जो है विसर्जित किया जाता है पुष्कर में। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो फड़ के बारे में बात समझ में आ गई। अब फड़ कितने प्रकार की, कौन कौन सी राजस्थान की चलती है? तो प्रमुख प्रसिद्ध फड़, जैसे लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी के बारे में आप जानते हैं, जोधपुर के कोल्लू या कोलुमंड गांव जो है वहाँ पे इनका जन्म हुआ, ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो पाबूजी की जो फड़ है उसको जो बांसते हैं वो भोपे कहलाते हैं, मगर भोपे किस जाति के हैं? तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो नायक जाति के जो भोपे हैं, नायक या थोरिया, तो वो बांसते हैं। वाद्य यंत्र, अब फड़ बांच रहे हैं, जैसे फड़ कैसे बांचते हैं हम चित्र के रूप में आपको दिखाएंगे कि जैसे मान लो अब टेंट सा लगा दिया, उसके आगे जो वस्त्र है जो फड़ के ऊपर है उसको लगा दिया, फिर उसको बांधते रहते हैं, आगे उसको बताते रहते हैं। वाद्य यंत्र इसमें रावण हत्ता काम में आता है। तो ट्रिक मैंने बताई है पारा, जैसे पाबूजी की जो फड़ है उसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, तो पारा याद रखें आप, पारा। सबसे लोकप्रिय फड़ जो है ये वाली है, कौन सी? पाबूजी वाली। पाबूजी की घोड़ी है केसर काल में, ये भी याद रखना। ऊंट जब बीमार हो जाता है तो भी ये फड़ जो है वो सुनाई जाती है, तो ऐसे कहते हैं या ऊँटों की बीमारियां दूर हो जाती है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे भाला दर्शाया गया है। अब देखिए ये जैसे फड़ जो है उसको यहाँ पे दिखाया गया है, अब आप समझ पा रहे होंगे, इसको थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। देखिए जैसे अब यहाँ जैसे ये फड़ है, ठीक है, अब यहाँ बीच में मान लो पाबूजी को दिखा दिया, यहाँ ये शेर है, शेर से कोई लड़ाई हो रही है, ये युद्ध का दृश्य है, यहाँ भी कुछ और दृश्य है, ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार के दृश्य है। तो कहीं पर उनके मान लो विवाह की घटना, कहीं पर जन्म की घटना, कहीं पर युद्ध की घटना, तो विभिन्न प्रकार के जो दृश्य हैं वो जैसे दर्शा के, अब ये जैसे ये एक हुआ तो इस प्रकार से काफ़ी लंबी होती है। लंबे कपड़े के ऊपर जो है, जैसे कपड़े का थान, आप कपड़ा सिलवाने वाला जब लाते हैं तो थान आपने देखा होगा ना, उस हिसाब से जैसे ये समेटी हुई होती है। अब इसके बाद में तो पाबूजी की फड़ में आप याद रखने वाली चीज़ क्या क्या है? एक तो पारा याद रखें, मतलब रावण हत्ता सबसे लोकप्रिय फड़ है, और घोड़ी केसर काल भी नाम याद रखें, और नायक जाति के भोपे। उसके बाद में आता है देवनारायण जी की फड़, दूसरी जो है लोक देवता देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है वो गुजरों के वैसे आराध्य देव माने जाते हैं। आसिंद भीलवाड़ा इनका जन्म स्थान रहा है। तो देवनारायण जी के जो इसमें बांसने वाले हैं तो गुर्जर जाति के भोपे होंगे। तो इसमें आपको कोई इसमें याद रखने वाली कोई अलग से बात है नहीं, क्यों आपको जब ये पता है कि गुर्जर जाति के आराध्य देव है तो ये भी याद रह जाएगा। अब देवनारायण जी के लिए जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो है जंतर। तो इसकी ट्रिक है डीजे, आजकल शादियों में आप देखते हैं डीजे बजता है, तो देवनारायण जी के जंतर, वहाँ पे रावण हत्ता, तो ऐसे आप याद रख लेना। यह सबसे लंबी है। अब देखो आप डीजे से जोड़ के याद रख सकते हो, सबसे पुरानी है कि डीजे पे गाने चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। सर्वाधिक चित्रांकन भी इसमें है, ठीक है, लंबी होने के कारण समय भी इसमें ज़्यादा लगता है। देवनारायण जी का घोड़ा है वो है लीलागर, ठीक है, लीलागर, घर नहीं लीलागर। तो देखो ये यहाँ पे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, नहीं और जूम करके आपको दिखा देते हैं कि जैसे यहाँ पे ये कलाकार है जो कुछ बता रहे हैं, और ये यहाँ पे और भी वो जैसे एक छड़ वगैरह भी रखते हैं, जैसे टीचर पॉइंटर रखते हैं ना, बीएड में आपने पढ़ा होगा, तो वैसे ही वो बताते हुए ऐसे आगे से आगे कहानी को ऐसे बताते हुए गाते रहते हैं। यहाँ पे आप देखो टेंट लगाया पीछे, और ये फड़ को यहाँ पे जो है विस्तार से रखा गया है, और फिर उसको आगे से आगे उसमें कहानी बताते हुए पूरा उनके जीवन का जो आख्यान है वो उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो देवनारायण जी की, अब देखो जर्मनी के एक संग्रहालय में भी देवनारायण जी की जो फड़ है वो रखी गई है, और उस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो देवनारायण जी की फड़, वाद्य यंत्र, जंतर, डी से डाक टिकट भी याद रख लेना, ठीक है। और इसमें सबसे लंबी फड़ जो है ये भी है। अब है रामदेव जी की फड़। तो रुणेचारा धनी जो रामदेव जी है, बाबा रामदेव जी, तो उनके लिए आप तेरह ताली नृत्य भी पढ़ते हैं। ये चीज़ें देखो आपस में जुड़ी हुई है, कला संस्कृति जो है ना वो आपस में जुड़ी हुई है। तो कामड़ जाति का नाम वहाँ भी आता है। तो कामड़ जाति के जो भोपे हैं वो ये बांसते हैं, और वाद्य यंत्र रावण हत्ता, ठीक है, आर। तो पारा, पाबूजी में भी रावण हत्ता, रामदेव जी में भी रावण हत्ता। एक अभी RRR फिल्म भी आई थी ना, तो आपको याद रह जाएगा आराम से, ठीक है।
रामदेव जी के फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन चौथमल चित्रे ने किया, ये भी आप याद रखना। रामदला कृष्ण दला, यानी भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो जीवन लीला है उसको दर्शाने वाली भी फड़ भी है। जैसे लोक देवताओं की है ना, तो वैसे भगवान जो है उनके ऊपर भी जो है। इसको भाट जाति के भोपे जो है वो बाँसते हैं, और वाद्य यंत्र बिना वाद्य यंत्र के, इसमें कोई अलग से रावण हत्ता या कोई जंतर वगैरह नहीं है। इस फड़ का सर्वप्रथम शाहपुरा के धूलजी चित्रे ने किया। तो देखो, फड़ चित्रण की अगर बात आए तो केवल एक एरिया विशेष का नाम आप याद रखें, शाहपुरा। भीलवाड़ा में जगह है शाहपुरा, तो वहीं पर जो है इसका मुख्यतः काम होता है। तो भगवान राम और कृष्ण जी में धूलजी का नाम आता है, धूलजी चितेरा। यह फड़ हाड़ौती अंचल में ज़्यादा चलती है, राम और कृष्ण जी वाली जो है वो। अब देखो भैंसासुर की फड़, ये भी है। भैंसासुर जो है वो इसमें कोई अलग जाति या वाद्य यंत्र का इसमें नाम नहीं आएगा कि भाई ये जाति के भोपे है और ये जो वाद्य यंत्र, ऐसा नहीं है। इसमें केवल इतना ध्यान रखना कि बावरी जाति के जो लोग हैं, हालांकि अब तो देखो चीज़ें बदल गई है, पुराने ज़माने में अलग सिस्टम था। तो बावरी जाति के लोग जो है पहले जैसे इनका मुख्यतः काम चोरी वगैरह से जुड़ा हुआ इनका काम, तो हम क्या कहेंगे, चोरी आदि से ये जुड़े हुए जो थे, तो ये जो है भैंसासुर की फड़ इनमें पड़ी जाती थी। अब समय बदल गया है, अब तो सभी लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं अक्सर। अब लोकप्रियता की बात आए तो लोक देवताओं की बात है, तो जैसे अब फिल्म स्टार के मंदिर भी तो बनते हैं, साउथ में रजनीकांत वगैरह की तो पूजा होती है इस तरह से। तो अब अमिताभ बच्चन की फड़ भी जो है वो बनाई गई। तो इसमें पतासी देवी आप नाम याद रखना। पतासी, पतासा जानते हो ना, मिठाई के रूप में पतासा, पुराने ज़माने में तो पतासा मखाना यही होता था। तो पतासी देवी आप नाम याद रखना। और रामलाल भोपा इन्होंने तैयार की। तो हमने पढ़ा फड़ के बारे में। फड़ भी एक क्या है, चित्रकारी की कला है, कपड़े के ऊपर चित्र बनाना फड़ की कला है। और कपड़े के ऊपर चित्र बनाया जाता है, जिसमें रामदेव जी की हो गई, पाबू जी की हो गई, देवनारायण जी की हो गई, भैंसासुर की हो गई, राम और कृष्ण की हो गई, अमिताभ बच्चन की हो गई। शाहपुरा याद रखना, श्रीलाल जोशी का नाम याद रखना, पार्वती देवी के नाम याद रख सकते हो। तो मुख्यतः ये चीज़ें हैं इसमें। वाद्य यंत्र मैंने आपको ट्रिक बताई दी, पारा, आरआर, डीजे, और कोई कन्फ्यूज़न आपके होगा नहीं। अगली जो कला है वो है पिछवाई की कला। ठीक है, तो आप आराम से साथ में नोट्स बना सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, और इजीली आपको याद रह जाएगा। मेरा उद्देश्य है कि सीधा आपको दिमाग में जो है बात बैठ जाए, सीधे जो है वो दिमाग में फिट हो जाए। पिछवाई का नाम आए ना तो आप नाथ द्वारा जरूर याद रखना। नाथ द्वारा राजसमंद में है, नाथ श्रीनाथ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर, यानी भगवान कृष्ण के का ही रूप है श्रीनाथ, कृष्ण जी वृंदावन जो है वो मूल रूप से। तो वो जो मंदिर है, तो मंदिर में आप देखते हैं कि मूर्तियाँ होती है मंदिर में, आप जाते हो मंदिर में, तो बाकी मंदिर में तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे भगवान की मूर्ति है, पीछे जरूरी नहीं कि वहाँ कपड़े वगैरह हो, सीधी दीवार मिलती है। वहाँ क्या विशेषता है कि मंदिर के पीछे कपड़ा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये भगवान, जैसे मान लो नाथ द्वारा भगवान श्रीनाथ जी है, कृष्ण जी है, तो कृष्ण जी की मूर्ति है। इनके पीछे जो है ना, पीछे की साइड जो दीवार है मंदिर के पीछे की, मूर्ति के ठीक पीछे का जो भाग है दीवार का, उसके ऊपर वस्त्र लगाया जाता है, कपड़ा लगाया जाता है। और हो सकता है कपड़ा रोज चेंज होता होगा, जो भी इनका है। तो उसमें देखो विभिन्न प्रकार के जो डिज़ाइन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये की गई है। तो ये ही पिछवाई कला है, यानी कि भगवान कृष्ण जो है नाथ द्वारा मंदिर में श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर जो कपड़ा लगा होता है, उसमें कृष्ण लीला के चित्र, भगवान कृष्ण के जीवन से चित्र जुड़े हुए, या और कोई डिज़ाइन वगैरह, वो सब जो कला है वो पिछवाई कला है। तो हमें तो समझना है ना कि पिछवाई कला क्या है। तो वो है कहाँ की प्रसिद्ध, नाथ द्वारा की। बस अगला है मांडना कला। मांडना आप देख पा रहे हैं, जैसे ये रंगोली टाइप की है। तो विभिन्न प्रकार की रंगोली, कोई भी मेहमान आता है तब बनाते हैं, या फिर जैसे मान लो कि कोई शुभ अवसर हो, दिवाली हो, कोई जन्म हो, कोई विवाह हो, तो ऐसे अवसरों के ऊपर अक्सर जैसे प्रवेश द्वार पे, गेट के बाहर, घर के अंदर, चौक पे, या कोई दीवारों पे भी कर सकते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की कलाकारी करना रंगोली है, जिसको मांडना कहते हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में इसको रंगोली कहते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है इसमें, सफ़ेद है, लाल है, नीला है।
तो इसमें कोई यहाँ पे अलग से और कोई गहरा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब चित्र क्या बनते हैं? चित्र में जैसे मोरनी, सुआ मतलब तोता, ठीक है, चौपड़ा, कलश, हाथी, घोड़े, कोई भी प्रकार के चित्र जो है बनाए जा सकते हैं। दीवार के ऊपर चित्रकारी भी होती है। दीवार है, दीवार के ऊपर जैसे मान लो भराड़ी, तो जो आदिवासी क्षेत्र है मुख्यतः, तो भील जो है, भीलों में क्या है कि भराड़ी माता भीलों की लोक देवी है। ठीक है, तो उन लोक देवी को याद करने के उपलक्ष्य में चित्र बनाए जाते हैं। जैसे आप बे माता आप जानते होंगे, छोटे बच्चे का जन्म होता है तो दीवार के ऊपर एक चित्र सा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं बे माता। गौर ईश्वर का बनाते हैं। ठीक है, शादी होती है तो आपको पता होगा कि हथेलियाँ जो है उनके मेहंदी लगा के और एक कुछ और वो कोई लेप लगाते हैं और दीवार पे हथेलियाँ करवाते हैं। तो ये सब अपनी परंपराएं हैं। तो ऐसे भराड़ी जो है वो भीलों की लोक देवी है। तो भील जनजाति में जब वर वधू का विवाह होता है तो वर के घर पर जो है दीवारों पर मंगलकारी चित्र बनाए जाते हैं, जिसे भराड़ी कहते हैं। तो मुख्यतः कुशलगढ़ में प्रचलित है। तो सीधा प्रश्न आ जाए कि भाई भराड़ी क्या है। अब पढ़ा हुआ नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कोई लोक वाद्य है, लोक कला है, या कोई गीत है, कोई नृत्य है, पता नहीं। पढ़ा हुआ है तो आपको याद आ जाए कि भाई भराड़ी जो वो चित्रकारी है एक तरह से। सांझी क्या है, मांडना क्या है, ठीक है, इस प्रकार से। अब सांझी, सांझी भी क्या है? सांझी भी एक चित्रकारी है। जैसे मैंने गौर ईश्वर का उदाहरण दिया क्योंकि हमारे साइड में ज़्यादा चलता। मैं खुद जो है छोटा था तब गौर ईश्वर के चित्र बनाता था और गली मोहल्ले में मुझे बुलाते भी थे बनाने के लिए। तो सांझी जो है कुंवारी कन्याओं के द्वारा घर की दीवार पर गोबर से बनाई जाती है, उसे सांझी कहते हैं। क्योंकि देखो प्राचीन ज़माने में, पुराने ज़माने में अपने जैसे, अब आज तो गोबर का नाम लेते ही है ना, जैसे थोड़ा नाक सिकोड़ते हैं लोग, है ना, ऐसे 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 करते हैं कि तो गोबर का नाम ले लिया। अब जबकि हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। आज आप देख लो बहुत रईस खानदान के लोग भी अक्सर होली के ऊपर या फिर जैसे कोई और त्यौहार वगैरह होता है तो, या फिर अपने हवन होता है तो हवन में तो जैसे जो गोबर है मूल रूप से उसका जो बना हुआ है सरकंडा, वही काम में आता है मंदिर वगैरह में और में आप देखते हैं। तो अपने जीवन से जुड़ा हुआ है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो गोवर्धन पूजा होती है या कोई और अवसर होता है, उस समय आप देखते होंगे ना कि कृषि की बनी हुई चीज़ें, बेर है, शिट्टे हैं, गोबर है, उन सब की डिज़ाइन विज़ाइन बना के उनकी पूजा वूजा करते हैं, उनको रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का आधार है ये। एग्रीकल्चर के बिना और पशुधन के बिना हमारा जीवन चलेगा कैसे? कितनी बड़ी इमारतें बना लो, मूल रूप से तो वहीं से सोर्सेज आएंगे ना। तो इसलिए क्या है कि अब पहले कहाँ पक्के मकान थे, कच्चे मकान ही होते थे। तो गोबर से ही जो है कला है ना अंदर, तो गोबर से भी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले वो निपाई उपाई करते ही थे, गोबर में राख वाख मिला के लोग दीवार बनाते थे, नीपते थे, करते थे, तो वही जीवन था। तो हल्दी, कुमकुम, गोटियाँ, कांच के छोटे टुकड़े ऐसे लगा दिए और श्राद्ध पक्ष में दशहरे से पूर्व जो है इसको मनाते हैं। 9 दिन जो है ना वो जो है वो 15 दिन तक 9 नहीं 15 दिन तक सांझी बनाकर पूजन करते हैं। अभी आप चित्र भी देख लो, ठीक है, थोड़ा जूम करके भी दिखा देते हैं आपको, तो ताकि आपके आराम से समझ में आ जाए। अब देखो जैसे ये कोई बालिका है और ये दीवार के ऊपर ये चित्र बनाया है इसने, देखो कलाकारी देखो। अब जैसे ये गोबर से ही इसने कुछ तैयार किया है, ये साइड में डिज़ाइन बना दी है और ये कुछ इसमें लगा रही है अलग से, ये डिज़ाइन विज़ाइन फूल पत्ती वगैरह। और तो ये कला है, उत्साह भी पैदा होता है, अपनी कला का संरक्षण भी होता है और धार्मिक भावना भी इसमें जुड़ी रहती है। तो कई इसमें जो है लक्ष्य जो है वो होते हैं। और वो ही है जैसे जो गौर ईश्वर की पूजा वाला है कि भाई कुंवारी कन्याएं अगर कुछ कार्य कर रही है तो आप समझ पा रहे हैं कि भाई अच्छे वर की, अच्छे घर की प्राप्ति के लिए इसमें मंगल कामना होती है। पान्ने, पान्ने जैसे मतलब हम नॉर्मली बोलचाल में कोई भी पन्ना बोलते हैं ना, पन्ना कागज़, तो पन्ने के ऊपर जो बने हुए चित्र हैं वो पाने कहलाते हैं। जैसे हम दीपावली के ऊपर लक्ष्मी जी गणेश जी का दीवार पे चिपकाते हैं, अखबार में भी आता है, तो पाना हो गया, तो वो कला। शरीर पर चित्रकारी, शरीर के ऊपर भी चित्रकारी करते हैं, जैसे आजकल हम टैटू बोलते हैं। टैटू तो क्या होता है, जैसे कई तो परमानेंट भी होते होंगे, बाकी वो टेम्परेरी होते हैं। भी डिज़ाइन बना लिया, अच्छे बॉडी बिल्डर हाथ पे बना लिया, किसी ने कहीं बना लिया, बिना बॉडी बिल्डर के भी बनाते हैं। तो ये अपन कला तो राजस्थान में पुराने ज़माने से ही आ रही है। आपने बूढ़े बुजुर्ग के या किसी और के आपने देखा होगा, हो सकता है नौजवान के भी देखा हो, हाथ पे अपना नाम लिखा रखा है, ठीक है, या फिर कोई डिज़ाइन बना रखी है, कोई ललाट पे
कोई हाथ पे, कोई पाँव पे, कोई पीठ पे, कोई बाजू पे, अलग अलग जैसे वो है। तो इस कला को क्या कहते हैं? गोदना। ये आप याद रखना, गोदना कहते हैं। इसमें काले गहरे रंग का प्रयोग होता है, यानी काला या गहरा हरा कलर, ठीक है। जैसा ये मेरा शर्ट का कलर है, ऐसा सा कलर उसमें होता है। तो यह आदिवासी लोगों में ज़्यादा है। आँख के पास भी जैसे पलक है ना, कि भाई पलकें, जैसे आप देखते हो ना पुराने फिल्मों में हीरोइनों के काजल ऐसे लगा रहता था, तो वैसे ही क्या है कि पलकों के भी रोज़ाना काजल नहीं लगाना पड़े, तो पास में आँख के बाहर साइड में जैसे आँखों को काफ़ी कजरारा बनाना मान लो, तो उस हिसाब से क्या है, जैसे वो साइड में, तो उसे सारिया कहते हैं। गोदना के अंदर ही सारिया डिजाइन जो है वो हो गई। गोडलिया क्या है? गोडलिया, गोडलिया आप याद रखना, पशुओं के शरीर पर, पशुओं के शरीर के ऊपर कोई चित्रकारी की गई है। देखो, एक तो कटिंग करना है ना, वो अलग है। पशु के ऊपर कटिंग करके कैंची से और डिज़ाइन बना दी, ऊँट के ऊपर मान लो शक्करपारे से बना दिए, वो अलग है। पशुओं को जैसे डाम लगा के या गर्म कुछ करके दाग वगैरह लगा के कलाकारी से, तो उसे अटेरना या गोदलिया कहते हैं। तो याद रखना, पशुओं के शरीर पर वो गोडलिया है, व्यक्ति के मनुष्य के शरीर पर वो गोदना है, ठीक है। बर्तनों पर, अब बर्तनों के ऊपर भी चित्रकारी की जाती है, ये भी कला है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार से डिजाइन, पोट्री, पोट्री मतलब बर्तन होते हैं वैसे। तो भारत में ये ईरान से है, याद रखना भाई, ईरान है, ईरान से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंची, और अकबर के समय मान सिंह जो है, जयपुर के महाराजा आमेर के मान सिंह प्रथम, वो अकबर के प्रमुख सहयोगी थे, तो वो यहाँ से कलाकार अपने जयपुर लेकर आए थे, और दिल्ली भी कलाकार भेजे थे सीखने के लिए, कला सीखने के लिए। तो अब तो देखो टेक्नोलॉजी आ गई, केमिकल वाले कलर आ गए, बहुत सारे आ गए। पुराने ज़माने में ना, आज से 200-400 साल पहले ये चीज़ें बड़े मायने रखती थी। अब पहले रंग कहाँ था भाई, ये नील आपने देखा होगा ना, दीवारों पे जैसे सफ़ेदी करते और उसमें नील डालते, थोड़ा नीला हो जाता, और नील की पट्टी करते। आजकल तो कितने कलर आ गए तरह तरह के, तो अब तो केमिकल का ज़माना हो गया ना पूरा। तो ब्लू पोट्री, ब्लू का मतलब हो गया नीले बर्तन, जैसे जयपुर, अब देखो इसमें नीला कलर मुख्यतः है भाई, बाकी भी है सफ़ेद पीला वगैरह, तो आप इसको देख पा रहे हैं, काफ़ी जो है आकर्षक लग रहे हैं ना। तो मैंने ये इसलिए चीज़ें वगैरह लगाई है ताकि आपके दिमाग में रहें परमानेंट। भारत में यह ईरान से पहुंची, और भारत लाने के श्रेय आमेर के राजा मान सिंह प्रथम जो है उनको ये जाता है। लाहौर से कलाकार जयपुर लेकर आए। इस कला में हरा कांच है, गोंद है, क्वार्ट्ज है, मुल्तानी मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। बर्तनों पर फूल पत्तियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ये याद रखना, दिल्ली के भोला नाम के कलाकार से जयपुर के चूड़ामन और कालू कुमार ये कला सीखकर आए। चूड़ामन और कालू कुम्हार, कुम्हार का काम ही वैसे मिट्टी के बर्तन और चाक वगैरह का ये परंपरागत रहा है। सीकर जिले के निवासी पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, जैसे पद्मश्री हमने श्रीलाल जोशी का देखा फड़ चित्रकला में जो योगदान है, वैसा ही योगदान पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का, कृपाल सिंह शेखावत याद रखना, उनका ब्लू पोट्री में है, ठीक है। और नाथीबाई, स्वर्गीय नाथीबाई का भी योगदान जो ब्लू पोट्री में रहा है, मतलब इसके बड़े कलाकार थे, और कृपाल सिंह शेखावत ने तो इस कला को विश्व स्तर पर पहुंचाया। वर्तमान की बात करें तो जैसे त्रिलोक चंद है, भेरू है, गिरिराज है, ऐसे कुछ नाम अपने को देखने को मिलते हैं इस कलाकारी में। तो ब्लू पोट्री हो गई। अब है ब्लैक पोट्री। अब ब्लैक है मतलब काले, तो ब्लू का नाम आए तो जयपुर याद रखना, ब्लू पोट्री जयपुर। कई बार सीधा प्रश्न पूछते हैं, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक कोटा, तो ब्लैक क है ना, ब्लैक तो कोटा याद रखना, ब्लैक कोटा। तो इसमें क्या है, मुख्यतः काले रंग के बर्तन जो है वो मुख्यतः काला रंग होता है। कोटा की प्रसिद्ध है कागदी। कागदी का मतलब क्या हुआ, जैसे कागदी मतलब कागजी, कागज, कागज कैसा होता है, पतला सा होता है ना कागज, पन्ना, तो कागजी। तो इसमें क्या है, मतलब ये अलवर की प्रसिद्ध है, पहली बात तो ये याद रखना, अलवर। इसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों को कागज के समान पतले पात्रों पर पोट्री का कार्य, मतलब पतले बर्तन होते हैं, जैसे आप ये देखो भाई, ये पतले बर्तन है, और इनके ऊपर कोई डिज़ाइन जो है वो की जाती है, रंग वंग भरा जाता है, तो अलवर की प्रसिद्ध है। कुछ चित्र आपको और दिखा देते हैं, जैसे
ये देखो, ये गोदना कला का उदाहरण है, ये मांडना कला का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण आप बता सकते हैं? सोचिए थोड़ा सा, ये किसका उदाहरण है? जैसे हालांकि परीक्षा में चित्र तो नहीं है, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये दोस्तों सांझी का उदाहरण है, सांझी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, पुनः देखो, रिवीजन करो, रिकॉल करो। हमने पढ़ा हस्तकला। हस्तकला में हमने पढ़ा चित्रकारी से जुड़ी हुई हस्तकला, जिसमें एक तो कपड़े के ऊपर चित्रकारी करना, यानी कि फड़ बनाना। फड़ में भी रामदेव जी की, पाबू जी की, ठीक है, भैंसासुर की, कृष्णदला की, ठीक है, रामदला की, अमिताभ बच्चन की, और कौन से लोक देवता की रहेगी? रामदेव जी, पाबू जी, और इसमें डीजे याद रह गया आपको, है ना, जंतर वाद्य यंत्र, आर याद रह गया होगा आपको, पारा याद आपको रह गया होगा, है ना। तो ये वाद्य यंत्र आपको याद रह जाएंगे। उसके अलावा जैसे हमने देखा सांझी कला, हमने मांडना कला के बारे में देखा। तो ठीक है दोस्तों, इसमें कोई इतना ज़्यादा जो है वो नहीं था, पढ़ते नहीं है ना तो टफ लगता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।